नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सिमरन और आप देख रहे हैं पर्ल्स 24 न्यूज। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 7 मार्च से शुरू हो गया है। पहले दिन गवर्नर ने अपना भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद गरीबों का उत्थान करना है। उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार से किसानों और खिलाड़ियों को मिले सम्मान और मदद के बारे में बताया, जिसके बाद राज्यपाल ने सरकार के आगे के कामों के बारे में बताते हुए विधायकों से सदन के समय का दुरुपयोग करने की अपील की। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो चुका है। प्रदेश सरकार के नॉन स्टॉप तीसरे साल के बजट में प्रदेश के युवाओं और किसानों को काफी उम्मीदें हैं, लेकिन इस बजट में क्या होगा, किस वर्ग के लिए कितना प्रावधान होगा, ये तो बजट के समय ही पता चलेगा। बजट की शुरुआत राज्यपाल ने सरकार के कामों की तारीफ करते हुए उनके कामों को आगे बढ़ाने की दिशा देते हुए की, जिसके बाद राज्यपाल ने कहा, विधानसभा में सभी सदस्य जनहित को प्राथमिकता दे, ये दायित्व हर सदस्य का है। उनके अभिभाषण के बाद सदन में शोक प्रस्ताव पढ़े गए। इसमें हरियाणा के 5 बार सीएम रहे ओपी चौटाला को भी श्रद्धांजलि दी गई। वर्ष 2018 से शुरू की गई सुपर 100 कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी स्कूलों के मेधावी विद्यार्थियों को आईआईटी, जेईई, नीट इत्यादि परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग उपलब्ध करवाई जा रही है। इस कार्यक्रम के तहत अब तक 190 विद्यार्थियों ने आईआईटी एडवांस तथा 333 विद्यार्थियों ने नीट क्वालिफाई किया है। स्वास्थ्य और आयुष माननीय सदस्यगण, सरकार हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश के सभी नागरिकों जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1,80,000 रुपये तक हो, चिरायु आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपये वार्षिक तक की मुफ्त इलाज की सुविधा 21 नवंबर 2022 से प्रदान की जा रही है। वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से अधिक और 3 लाख रुपए तक वाले परिवारों के सदस्यों को 1,500 रुपये की वार्षिक अंशदान पर यह लाभ दिया जा रहा है। इस योजना में 18,80,000 दावों के लिए 2,494 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। स्तर साल से अधिक आयु के बुजुर्गों को 70 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए 28 अक्टूबर 2024 से 5 लाख रुपये सालाना की मुफ्त इलाज सुविधा शुरू की गई है। प्रदेश में अब तक ऐसे 8,043 लाभार्थियों को 16 करोड़ रुपए की मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा चुकी है। राज्य में 18 अक्टूबर 2024 से किडनी के सभी रोगियों को मुफ्त डायलिसिस की सेवाएं प्रदान की जा रही है। इस समय यह सुविधा 20 जिला अस्पतालों तथा करनाल, नूंह, रोहतक तथा अग्रोहा के मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध है। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल फरीदाबाद में 625 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अतिरिक्त 500 बेड के अस्पताल के नए भवन की आधारशिला 29 अक्टूबर को 2024 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी गई है। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए संत सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज सिरसा का भूमि पूजन किया गया है। इस समय प्रदेश में 15 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं और 11 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेजों का कार्य प्रगति पर है। जिला करनाल के कुटेल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा इसका संचालन प्रारंभ होना जल्दी अपेक्षित है। सिविल अस्पताल अंबाला छावनी में 9 मई 2022 से अटल कैंसर देखभाल केंद्र शुरू किया गया है। यह प्रदेश का पहला सरकारी कैंसर चिकित्सा केंद्र है, जिसमें अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध है। इसमें प्रतिवर्ष लगभग 20,000 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। वर्ष 2017 में कुरुक्षेत्र में देश का पहला श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय
स्थापित किया गया। इस विश्वविद्यालय में वर्ष 2020 से अभी तक 53 डॉक्टर आयुर्वेद में एमडी कर चुके हैं। पंचकुला में लगभग 270 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत से 250 बिस्तर वाले राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना की जा रही है, जिसमें ओपीडी शुरू कर दी गई है। इस संस्थान में 100 बिस्तर आयुर्वेदिक उपचार के लिए तथा 150 बिस्तर प्राकृतिक चिकित्सा के लिए रखे गए हैं। छात्रों को आयुर्वेद की शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में BAMS की कक्षा भी शुरू की गई है। इस संस्थान का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है। गांव पटिकरा, जिला नारनौल में बाबा केतनाथ सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए 30 BAMS सीटों के तीसरे बैच के लिए दाखिल दिए गए हैं। मान्य सदस्यगण, इसके अतिरिक्त पैरा नंबर 58 से 99 तक को पढ़ा माना जाए। आप सबको यह ध्यान रखना है कि विकसित हरियाणा, विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में कोई अवरोध पैदा ना हो। इसलिए मुझे भरोसा है कि आप इस माननीय सदन के समय के पल पल का सदुपयोग करते हुए जनहित को प्राथमिकता देंगे। सर्वाधित है कि प्रदेश के नॉन स्टॉप विकास के लिए अब हर प्रकार के अनुकूल वातावरण है। आने वाले समय में हरियाणा की यह विधानसभा कैसे निर्णय लेती है, क्या नीतियां बनाती है, इस पर पूरे प्रदेश की निगाहें रहेंगी। इस अनुकूल समय का अधिक से अधिक लाभ हमारे प्रदेश और इसकी जनता को मिले, यह दायित्व हर माननीय सदस्य का भी है। आप सभी सम्मानित सदस्यों को मेरा सुझाव है, आप अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इस मूल मंत्र को हमेशा याद रखें कि कोई भी समाज तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि अंतिम व्यक्ति सशक्त और आत्मनिर्भर न बन जाए। हमारा हर फैसले का इस सोच पर निर्भर होना चाहिए कि उसका प्रभाव समाज के सबसे गरीब और कमजोर व्यक्ति पर क्या पड़ेगा। मुझे विश्वास है इस विधानसभा में जन कल्याण के निर्णयों का एक नवीन अध्याय लिखा जाएगा। आइए हम सब मिलकर पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ विकसित हरियाणा, विकसित भारत की संकल्प सिद्धि में जुट जाए। जय हिंद। पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 7 दिसंबर 2020 से उन्हें 50% प्रतिनिधित्व दिया गया है। राज्य में 64,500 स्वयं सहायता समूह कार्यरत है और प्रदेश में 33% राशन डिपो महिलाओं को देने शुरू किए गए हैं। गत 4 माह में 252 राशन डिपो महिलाओं को आवंटित किया जा चुका है। युवा कल्याण एवं रोजगार, माननीय सदस्यगण, सरकार प्रदेश के हर युवा के सपनों को साकार करने के लिए निरंतर काम कर रही है। ग्रुप C व D की भर्तियों में 13 दिसंबर 2018 से इंटरव्यू को खत्म किया गया है। योग्यता के आधार पर बिना पर्ची के 1,62,000 से अधिक युवाओं को सरकार की नौकरी मिलने से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आई और एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। लगभग 1,20,000 अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को सेवानिवृत्ति की तिथि तक सुरक्षित रखने की गारंटी दी गई है। इनके अलावा तकनीकी शिक्षा विभाग के अतिथि संकाय व अतिथि अनुदेशकों और कॉलेजों के एक्सटेंशन लेक्चरर व अतिथि प्राध्यापकों को सेवा सुरक्षा प्रदान की गई है। हरित परियोजना के तहत हरियाणा प्रदेश के 1,600 आवेदकों से अनुबंध किए गए। इस समय प्रदेश में 1,200 हरित स्टोर चल रहे हैं।
इससे प्रदेश में युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर पहले से बढ़े। खेल। माननीय सभासद, हमारे युवाओं ने खेलों में प्रदेश और देश का नाम दुनिया भर में चमकाया है। हमें गर्व है कि हमारे ऐसे 11 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा 17 जनवरी 2025 को सम्मानित किया गया है। इनमें से एक खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, 10 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड तथा एक कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पेरिस पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक और टोक्यो पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले हरियाणा के तीरंदाज हरविंदर सिंह को पद्मश्री से नवाजा गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में देश द्वारा जीते गए 6 पदकों में से 5 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते। इस प्रकार पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में 29 पदकों में से 8 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते। मैं खिलाड़ियों, उनके माता पिता व प्रशिक्षकों को हार्दिक बधाई देता हूं। हम सभी के लिए यह गर्व की बात है कि हरियाणा सरकार पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को देश में सर्वाधिक नगद पुरस्कार देती है। अब तक खिलाड़ियों को 593 करोड़ रुपए की नगद पुरस्कार दी जा चुका है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 1500 खेल नर्सरियां चलाई जा रही है। इसका लाभ 37,500 खिलाड़ी उठा रहे हैं। ग्रामीण युवाओं को भी जिम्नाशियम की सुविधा मिले, इसके लिए 19 जिलों में 50 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक सुविधाओं वाले 250 इंडोर जिम खोले गए। शिक्षा एवं कौशल विकास। माननीय सदस्यगण, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत राज्य में गुणवत्ता, रोजगार और अनुसंधान आधारित शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सभी विश्वविद्यालयों और उनके संबंधित कॉलेजों ने शैक्षणिक सत्र में 2024-25 से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर दिया है। सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में स्नातक स्तर पर छात्रों की ट्यूशन फीस माफ की जा रही है। स्नातकोत्तर स्तर पर पढ़ने वाले उन सभी छात्रों को भी ट्यूशन फीस माफ की जा रही है जिनके परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम है। मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना लागू की जा रही है। इसके तहत उच्च कोटि के उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को ट्यूशन फी की पूरी राशि और पाठ्यक्रम के संबंधित अन्य खर्चों के लिए बैंकों से बिना गिरवी और गारंटी के ऋण दिलवाया जाता है। पीएमसी विद्यालय योजना के तहत राज्य में कुल 250 पीएमसी विद्यालय खोले गए। चालू वित्त वर्ष से अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को कक्षा 12वीं में 90% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर 1,11,000 रुपये प्रति विद्यार्थी नगद प्रोत्साहन राशि देनी शुरू की गई है। अब तक 704 विद्यार्थियों को 7 करोड़ 81 लाख रुपए की नगद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा चुकी है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र को लेकर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने खुद सभी वर्गों के सुझाव लिए हैं, जिन सुझावों को खुद सीएम सैनी ने बजट में शामिल करने की बात कही थी। इतना ही नहीं, बजट को लेकर सभी विधायकों से भी राय ली गई और उनसे सुझाव लिए गए, जिन्हें बजट में शामिल किया गया है। सीएम सैनी ने कहा, जिन युवाओं ने प्रदेश में अपना स्टार्टअप शुरू किया, उन युवाओं के भी बजट को लेकर कई सुझाव आए हैं। पिछले दिनों लगातार प्री बजट को लेकर के अलग अलग सेक्टर्स वाइज ये बैठकें चल रही हैं। समाज के विभिन्न वर्गों से, प्रबुद्धजनों से
बजट के लिए सुझाव आमंत्रित हैं। जैसे अभी बताया भी है कि गुरुग्राम के अंदर हमारे इंडस्ट्री एसोसिएशन और उसके साथ साथ CAS के साथ भी हमने सुझाव लिए हैं। हिसार के अंदर हमने जो हमारे एग्रीकल्चर से संबंधित हैं, FPOs हैं, हमारे ऑर्गेनिक खेती के किसान हैं, हमारे प्राकृतिक खेती करने वाले किसान हैं, या हमारे ऐसे किसान जिन्होंने अपने कार्य को एक विशेष रूप देने का अलग से पहचान बनाई है, ऐसे सब किसानों के साथ, हॉर्टिकल्चर के किसानों के साथ हमने वहाँ पर उनके आमंत्रित किया और सुझाव लिए। फिर हमने स्टार्टअप के साथ भी बातचीत किया, उनके सुझाव लिए। यूथ के साथ हमने चर्चा की, उनके सुझाव लिए। हमने महिला उद्यमी हैं उनसे चर्चा की, उनके सुझाव लिए। हमारी महिला प्रतिनिधि हैं उनसे चर्चा की। हमने जो हमारी महिला नमो ड्रोन दीदी हैं, हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं, ऐसे सब ग्रुपों से हमने अलग अलग उसके अंदर सुझाव आमंत्रित किए हैं। हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जाकर के सुझाव लिए हैं, उनके भी अच्छे सुझाव आए हैं। और उसके साथ साथ हमने पोर्टल भी एक लॉन्च किया, उस पर भी लगभग 9,500-10 हज़ार के करीब में हरियाणा प्रदेश के विभिन्न प्रबुद्ध जनों के सुझाव उसके अंदर आए हैं। और उसको लेकर के, क्योंकि क्या क्या हम इस बजट के अंदर कर सकें, किस दिशा में जाएं, कैसा बजट हो। हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर ये बजट खरा उतरे, क्योंकि उन्हीं की भावनाओं को, लोगों की समस्याओं को ध्यान में रख करके हर वर्ष बजट को पेश करते हैं। जैसा बताया भी है कि पिछले 6 बजटों में लगातार इस प्रकार के सुझाव ले करके बजट में समाहित करते हैं और फिर उसको बजट में स्थान दे करके उनको एक योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हरियाणा की जनता को सिर्फ 17 मार्च का इंतजार है, जिस दिन प्रदेश का बजट सीएम नायब सिंह सैनी पहली बार वित्त मंत्री के रूप में प्रदेश के सामने रखेंगे और चुनाव के समय जनता से किए वायदों को पूरा करने के लिए एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि 2 दिन की छुट्टी के बाद बजट सत्र की कार्रवाई सोमवार सुबह 11 बजे शुरू होगी। विधानसभा की कार्रवाई में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। इससे पहले 2024 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट पेश किया था। हरियाणा सरकार का विजन शुरू से ही साफ रहा है। जहां बीजेपी की सरकार सबके साथ सबके विकास पर काम करती है और इसको साथ लेकर चलती है, तो वहीं बजट से पहले भी सीएम सैनी ने महत्वपूर्ण बैठकें कर बजट को ऐतिहासिक बजट बनाने पर जोर दिया है। इतना ही नहीं, सीएम सैनी ने बजट को लेकर एक पोर्टल भी लॉन्च किया था, जिस पोर्टल में करीब 10,000 सुझाव आए हैं। सीएम ने कहा, ये बजट हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरे, हम ये आशा करते हैं। 10 से 12 मार्च गवर्नर अभिभाषण पर चर्चा, 13 मार्च को बजट पर चर्चा का जवाब देंगे। 14 से 16 मार्च अवकाश रहेगा। 17 मार्च को सीएम सैनी बजट पेश करेंगे। 18 से 20 मार्च बजट पर बहस होगी। 21 से 25 मार्च कोई मीटिंग नहीं होगी। 26 से 28 मार्च विधायी कामकाज, चर्चा और बजट पास होगा। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का आगाज हो चुका है, लेकिन अभी तक हरियाणा कांग्रेस अपना विपक्ष का नेता नहीं चुन पाई है, जिसके चलते कांग्रेस बिना विधायक दल नेता के ही सत्र में शामिल हुई। प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस हाईकमान ने अभी तक नेता प्रतिपक्ष की घोषणा नहीं की है। बजट सत्र 28 मार्च तक चलेगा। तो वहीं इस बजट में राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहा है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा, राज्यपाल के अभिभाषण में युवाओं के लिए कोई विजन या उम्मीद नहीं थी और राज्य के बजट में किसानों का कोई जिक्र नहीं था।
हमारे कार्यकाल के दौरान विकास दर बहुत अच्छा था। साथ ही कहा वह कह रहे हैं कि वे नई शिक्षा नीति लागू करेगी, लेकिन कई स्कूल आज प्रदेश में बंद हो गए हैं। देखिए, राज्यपाल जी से जो भाषण दिलवाया गया, राज्यपाल जी की गरिमा रखनी चाहिए थी, उनसे गलत आंकड़े दिलवाए गए। लेकिन जो कोई नई बात है नहीं, कोई नया विजन है नहीं इसमें, आगे कोई उम्मीद नहीं, यूथ जवानों के लिए कोई उम्मीद नहीं थी, कोई ऐसा मेरे को नहीं लगता। ये हर बारी यही रिपीट करते रहते हैं, कभी कोई नई बात इसमें मेरे को नजर नहीं आई। ना किसानों की बात कही, किसानों के जो धान भी समय पे नहीं बिका, तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूं नीरस बजट है और आंकड़े सही नहीं है। और ये हवाई वाला जो है राज्यपाल अभिभाषण हवाई है। इतनी ग्रोथ बताएगी कि इसमें इतनी चाहिए, हमने चाहिए, ये आप ग्रोथ बता रहे हैं 8% कांस्टेंट रेट में बता रहे हैं। हमारे समय में तो बहुत ज्यादा थी इससे। कल भी मैंने कहा था, अगर वैसे आप देखो तो हमारे समय में तो इनसे 1.5 गुना थी। तो ये एक ग्रोथ जो है सर उन्होंने बताई है जिस तरह से, उन्होंने जीएटीपी की ग्रोथ जो है 8% बताई है, जबकि 2005 से लेकर 2014 तक एवरेज 18% की थी। तो कहां चले, कैसे होगी प्रगति? कहीं ऐसा दिख नहीं रहा, और ये उसको अचीवमेंट मान रहे हैं। इसका मतलब, और जिस प्रकार से ये दिया है गवर्नर अभिभाषण, राज्यपाल अभिभाषण, ऐसा लगता है पिछली सरकार ने तो कुछ किया ही नहीं। 10 ये सिर्फ हवाई बात है, ना तो कोई स्कूल शिक्षा है, शिक्षा का बुरा हाल है। स्कूल बंद हो रहे हैं, उनका जिक्र नहीं, कह रहे नए एजुकेशन पॉलिसी हम लागू करेंगे। इसका मतलब 8वीं का बोर्ड भी बंद, 10वीं का भी बंद, तो कहां जाएगी शिक्षा नीति? मतलब ऐसा हालात हो गए प्रदेश में, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं। स्वास्थ्य और शिक्षा 2 सबसे इम्पोर्टेंट वो होते हैं। अब मतलब सैकड़ों स्कूल बंद कर दिए गए इन्होंने, जबकि खुलने चाहिए। तो ये जो है नीति ठीक नहीं, इनकी पिछड़ रहा है। हरियाणा कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि उम्मीद है सरकार ने जो वायदे किए थे वो उनको इस बजट सत्र में पूरा करने का काम करेगी। हरियाणा सबसे ज्यादा बेरोजगारी से ग्रस्त प्रदेश है, यहाँ विकास दिखाई नहीं देता। इस बजट में जो समस्याएं हैं, सरकार उनके समाधान के लिए कदम बढ़ाए, अपने किए वायदों को सरकार पूरा करे। क्या उम्मीद है? देखिए, विधानसभा सत्र है और विधानसभा सत्र में सबसे पहली उम्मीद तो ये है कि जो सारे वायदे किए गए थे सरकार के, वो उन वायदों को सरकार पूरा करने का काम करेगी इस बजट सत्र में। और केवल वायदों को पूरा ही नहीं करेगी, जो हरियाणा प्रदेश जिसमें आज भी देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी से ग्रस्त प्रदेश है, सबसे ज्यादा नशे से का आज हरियाणा में प्रचलन बढ़ा है, देश में विकास की पटरी से उतर गया हरियाणा प्रदेश की अर्थव्यवस्था चौपट होने के नजदीक है, कर्जे का बोझ इतना बढ़ गया और विकास नाम की चीज दिखाई नहीं देती। आज हरियाणा के गांव में, शहरों में एक बदहाली का आलम है। ये स्थिति हरियाणा की बनी है। ये सही है कि मैनेजमेंट कर किसी रूप से मात्र आधा प्रतिशत वोट के अंतर से सरकार बनाने में, सत्ता में दोबारा से आने में भारतीय जनता पार्टी सफल हुई है। और लेकिन ये बात भी सही है कि उससे पहले हुए लोकसभा चुनाव में विपक्ष को देश में सबसे ज्यादा वोट हरियाणा में मिला। तो हरियाणा वासी तो वही है, इससे पता चलता है कि लोग इस सरकार की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। तो इस बजट में ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं का भी की तरफ भी सरकार समाधान की तरफ कदम बढ़ाए और अपने किए गए वायदों को भी सरकार इस बजट में पूरा करेगी। मजबूत विपक्ष है, हम विपक्ष की पैनी आंख सरकार की कार्यशैली पर रहेगी। संगठन को लेकर 2 दिन पहले बैठक हुई थी, क्या कुछ कहेंगे संगठन? देखिए, वो हमारे संगठन की एक प्रक्रिया है। हमारे नए प्रभारी जी आए हैं, उन्होंने सबसे अपने विचार लिए हैं और अब मैं समझता हूँ आने वाले समय में इस पर क्या कदम उठाए जाएंगे, आपकी जानकारी में लाए जाएंगे। हरियाणा कांग्रेस जो विधानसभा चुनाव हारने के बाद अभी तक विपक्ष का नेता घोषित नहीं कर पाई है, तो वही बजट सत्र के दौरान सरकार पर अपने वायदे को पूरा करने का दबाव डाल रही है और सरकार से उम्मीद कर रही है कि सरकार जल्द ही अपने सभी वायदों को पूरा करे।
वहीं प्रदेश सरकार बजट के दौरान अपने कई वायदों को पूरा करने का दावा करती है, लेकिन ये तो तभी पता चलेगा जब प्रदेश का बजट सामने आएगा कि बजट में किस वर्ग को कितनी राहत दी गई है। फिलहाल के लिए बाकी खबरों के लिए बने रहिए पर्ल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।